सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक ही वीडियो में आप लोगों के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का कंप्लीट सिलेबस पूरा कर दिया है। सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का भी हमने एक ही वीडियो में कंप्लीटली पूरा पेपर समाप्त कर दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत यूजफुल वीडियो है। अगर पूरा आपको सिलेबस कवर करना है, एक ही दिन में अच्छे से समझना है, तो उससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, दोनों ही 50-50 नंबर के हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आप देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम साइंस पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के साइंस विषय को कंप्लीटली एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आया था और आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट की थी कि मैम सभी विषय का इस तरीके से बनाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं साइंस विषय को लेकर के आई हूँ और ये जो पूरा साइंस में पढ़ाऊंगी आज यहाँ पर आप लोगों को, इसको आपको अच्छे से समझना है और सभी चैप्टर्स को अच्छे से यहाँ पर हम लर्न करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका समझा हुआ ही काम आता है, रटी हुई चीजें कई बार भूल जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साइंस विषय को। साइंस विषय के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स को अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी और आकाश है। मेनली आपको इसमें इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। सौर परिवार क्या है आपको पता है, सूर्य और इसके सभी ग्रह मिल करके, ये जितने भी ग्रह यहाँ पर आठों आपको दिख रहे हैं, सूर्य और इसके जो सभी ग्रह हैं ये मिल करके सौर परिवार बनाते हैं। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है, आपको पता है, जो कि प्रकाश उत्पन्न करता है। अब देखिए ग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद आपको ये फिगर याद रखना है। इससे याद रखने से क्या फायदा होगा आपको, कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह को आप जरूर याद रखिएगा। तो सबसे नजदीक ग्रह अगर पूछेगा तो बुध, सबसे दूर ग्रह पूछेगा तो वरुण, और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने सभी ग्रहों का व्यास लिखा हुआ है, परिक्रमण काल लिखा हुआ है, किसमें कितने उपग्रहों की संख्या है। इसमें खासकर पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन है, मून यानी कि चंद्रमा है। और मंगल के दो हैं, फोबोस और डिमोस, इनको याद रखिएगा। ठीक है, और शनि के उपग्रहों में टाइटन है और फोबे, इनका भी नाम आपको याद रखना है अच्छे से। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नाम से जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ये मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या करते हैं, उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। और जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसके बाद उल्का पिंड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल और गैस पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर खाक हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो ये पूरा पृथ्वी और आकाश चैप्टर है। इससे आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने इतना ही केवल पढ़ लिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आकाशगंगा के बारे में बताया गया है। ये यहाँ पर आप देखिए, ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। तारों के ऐसे ही समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। पुच्छल तारे के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। कुछ आकाशीय पिंड इस प्रकार के होते हैं जिनमें सूर्य से दूरी की ओर गति करती हुई दीप्त धारीदार पूंछ होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं।
चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सबसे पहले आप ये याद रखिए कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। मोस्टली एग्जाम में ये पूछता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अब दोस्तों चंद्र ग्रहण होता कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की जो छाया है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा तो इसकी छाया भी कहीं ना कहीं बनेगी पृथ्वी की। जैसे कि अगर हम धूप में खड़े हो गए हैं तो क्या होता है, हमारी छाया मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, सूर्य की रोशनी यहाँ से आ रही तो हमारी छाया पीछे बनेगी ना। तो अब सूर्य की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर पड़ने से इसकी जो छाया है पृथ्वी की वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो चंद्रमा के कुछ भाग क्या होता है, दिखाई नहीं देता हमें। तो दिखाई ना देने की वजह से हमें क्या लगता है कि चंद्र ग्रहण हुआ है। बस वही चीज यहाँ पर आप जानिए कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से। और सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो सूर्य का वह भाग जो दिखाई नहीं दे पड़ता है, जो चंद्रमा से ढक जाता है, तो पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर इसरो का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर देखिए इसरो के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। और मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रेषित किया था, आर्यभट्ट नाम से, ये भी याद रखिएगा। नासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है मृदा तथा फसलें। मृदा और फसलें क्या है? मृदा मिट्टी के बारे में आपको अच्छे से पता है। मिट्टी क्या है? ये पृथ्वी की सतह को बनाती है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियां बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। अब मृदा, मिट्टी का क्या उपयोग है? मिट्टी से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, आपको पता है। पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण तथा और जल का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा CO2 की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन भी बनाते हैं। आपको अच्छे से पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मिट्टी के प्रकार यहाँ पर मैंने बताए हैं, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और पथरीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। और इन सभी का मैंने विस्तार भी किया है, किस मिट्टी में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो बलुई मिट्टी राजस्थान और गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। इसी तरीके से चिकनी मिट्टी भी आप देख सकते हैं। इसके कण बहुत ही बारीक होते हैं और इस मिट्टी में कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण बहुत ही अधिक होता है। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी में आप देखिए कपास और गेहूं अधिक उगाए जाते हैं। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। पर्वतीय मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में ही आप देखिए आलू और मूंगफली उगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों के एग्जाम में, तो मैंने वहां पर आप लोगों को आंसर बलुई दोमट मिट्टी ही बताया था, क्योंकि उसमें आलू और मूंगफली की फसलें उगाई जाती हैं। पथरीली मिट्टी। और दोस्तों इसके बाद देखिए फसलें आपको अच्छे से पता है, एक साथ एक ही स्थान पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें। इसके बाद यहाँ पर देखिए खरीफ की फसलों में कौन कौन आता है, रबी की फसलों में कौन कौन आता है, जायद की फसलों में खरीफ में ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर, सोयाबीन, धान, कपास, जूट, मक्का आदि। रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, मेथी, आलू, बरसीम आदि। जायद में देखिए तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला, ये सभी आते हैं। तो आप याद रखिएगा। अब आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें, अनाज वाली फसलें, आपको पता है कि यहाँ पर देखिए अलग अलग फसलों का उपयोग भी अनेक रूपों में किया जाता है। कुछ फसलें मसालों के रूप में प्रयोग की जाती हैं।
अब यहाँ पर देखिए दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं, तिलहनी फसलें, सब्जी वाली फसलें, औषधि वाली फसलें, मसाले वाली फसलें। दोस्तों ये सभी चीजें यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से इनको समझ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाते हुए भी आगे बढ़ रही हूँ। खेती की उन्नति करना ये क्या है, एग्रीकल्चर है। अब देखिए फसलों का उत्पादन, कर्षण क्या होता है, जुताई हेतु खेती की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की सभी क्रियाएं कर्षण कहलाती हैं। जुताई क्यों की जाती है, भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को ही जुताई कहते हैं। अब इसके बाद देखिए बुआई और बीज बोने की विधियां कौन कौन सी हैं, छिटकवा विधि है, नरई द्वारा बुआई, साइड ड्रिल द्वारा। अब सिंचाई की विधियां कौन कौन सी हैं, सिंचाई में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए प्रवाह विधि, प्रवाह विधि आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रवाह विधि में क्या क्या चीजें होती हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए इस विधि में परिश्रम कम करना होता है, इसे कटाऊ अथवा अपलावन विधि भी कहते हैं। अपलावन विधि एग्जाम में आपके पूछा था। इस विधि से पूरे खेत में तब तक पानी दिया जाता है जब तक कि पानी पूरे खेत में समान रूप से ना फैल जाए। क्यारी विधि से भी सिंचाई होती है, पूर्ण विधि से भी सिंचाई होती है। इसके अलावा छिड़काव विधि, बॉर्डर विधि, ड्रिप विधि से भी सिंचाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद आता है जीवों की संरचना। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका किसे कहते हैं, मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इन्हीं इकाइयों को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। दोस्तों कोशिका जो होती है वो आपको पता है, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। जो वनस्पति कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे प्रमुख अंतर यही होता है वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में दोस्तों आपको अमीबा और डायटम मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए कोशिकाओं का वर्गीकरण किया गया, अलग अलग रक्त की कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रक्त कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, सभी के बारे में मैंने अलग अलग से बताया है आपको। तंत्रिका कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं, त्वचा या आच्छादक कोशिकाएं, तो इन सभी के बारे में अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को बिल्कुल दे दूंगी फ्री में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको सभी विषयों का फ्री पीडीएफ हम देंगे। फ्री पीडीएफ के लिए दोस्तों आप प्लीज जुड़ जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी और अच्छे से आप सभी टॉपिक्स को साइंस के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों ये सभी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही की जा रही है। आपको पता है आप लोग की तैयारी अच्छी हो, आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर पाओ। मैं सभी विषयों के जितनी भी मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको पता है मैंने सभी विषयों के नोट्स बना करके आपको पढ़ाए हैं, सभी को मैं बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ आप लोगों को। आप केवल और केवल अपनी मेहनत से एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए और जितने मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं आप बस पढ़ते जाइए। बस एक छोटा सा काम दोस्तों आप हम लोगों के लिए कर दीजिए। अगर हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हर एक विषय का हम आपको अच्छे से जानकारी तो दे ही रहे हैं हर एक विषय का, साथ ही साथ आप लोग के हर एक विषय को हम कम समय में कैसे अच्छे से पढ़े ये भी बता रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं उन सभी का लाभ ले सके। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हम पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो सके। तो अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आप लोगों के साइंस के विषय में बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो कार्य क्या होता है, कार्य किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है, इसे ही हम कार्य कहते हैं। तो W बराबर F इंटू डी, बल F क्या है बल और D क्या है विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन यानी कि जो विस्थापन होता है इसका मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर या फिर जूल, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, यह एक अदिश राशि है। तो कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों ही अदिश राशियां हैं, याद रखिएगा।
ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। अब यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा है। तो यदि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, ये आप लोग के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती क्या है? तो गतिज ऊर्जा क्या है, आप देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जितनी ऊर्जा निहित होती है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। K = ½ mv², जहां पर m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। इसके बाद है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार की होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर देखिए P = mgh, जहां पर P क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है। ऊर्जा क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वह केवल एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। याद रखिएगा आप लोग इसको दोस्तों। ऊर्जा का रूपांतरण, हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते ना उत्पन्न कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, और वही हम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऊर्जा के रूपांतरण में विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट, ये जितनी चीजें यहाँ पर मैंने बताई हैं ये सभी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि इन सब से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, क्योंकि जब आप लाइट को ऑन करते हो तो आपको क्या दिखता है कि उस कमरे में पूरा उजाला हो गया, प्रकाश तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है, वो भी क्या होता है, गर्म होता रहता है। तो इसलिए इसमें प्रकाश ऊर्जा तो निकलती है, साथ ही साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। मोमबत्ती, यहाँ पर देखिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। लाउड स्पीकर, विद्युत उसको मिलता है तो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बिजली के पंखे, मिक्सी, बिजली के मोटर, जिसमें भी गति होगी, जो भी गोल गोल घूमेगा वहां पर क्या होगा, अगर आपने लाइट ऑन किया और वो गोल गोल घूमने लगा, कोई भी चीज, जो भी चीज गोल गोल घूमेगा, इसका मतलब उसमें विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन हुआ है। जैसे कि बिजली का पंखा, जैसे ही लाइट ऑफ ऑन करोगे आप स्विच को, तुरंत घूमने लगेगा, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो गई यांत्रिक ऊर्जा में। मिक्सर भी इसी तरीके से है, बिजली का मोटर भी है, तो ये सभी क्या है, ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है क्योंकि बिजली बनती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सेल, सौर सेल ही आप समझिएगा इसको, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी आप कह सकते हैं। इसके बाद सरल मशीनें हैं, इससे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, और मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। यहाँ पर आप देखिए उत्तोलक के बारे में भी अच्छे से मैंने बताया है, यांत्रिक लाभ क्या होता है, आलम्ब क्या होता है। यहाँ पर देखिए जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। आयास क्या होता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार क्या होता है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे ही हम भार कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आप देखिए, बीच में आलम्ब होता है, एक किनारे पर भार होता है और एक किनारे पर आयास होता है। तो इस प्रकार के उत्तोलक यहाँ पर आप देखिए, कैंची, तराजू, हैंडपंप, शीशा ढेकुली, कलम, नल की टोटी, ये सभी आते हैं
प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में इन सभी का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तराजू किस प्रकार का उत्तोलक है, हैंडपंप किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और इसमें जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देखिए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। इस प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार, एक ओर बल तथा एक ओर आलंब होता है। इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि सरौता होता है, एक पहिया वाला ठेला होता है, और ये नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है ये भी द्वितीय प्रकार की, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आती है। तो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए वाला ठेला, या फिर जिसे जिसे हम कूड़ा उठाने वाला ठेला भी कहते हैं, तो ये सभी आते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। इसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आप देखिए, एक किनारे पर भार, एक किनारे पर आलम्ब और बीच में बल। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि किस प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार होता है, तो बीच में भार किसमें होता है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में होता है। ये बार बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में पूछा कि किस प्रकार के या किस श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है, तो द्वितीय श्रेणी में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम तृतीय श्रेणी देख रहे थे, तो तृतीय श्रेणी में आप देखिए इसमें बीच में बल लगाते हैं और एक किनारे पर आलम्ब और दूसरे किनारे पर भार होता है। तो बीच में बल लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा, इन सभी में हम बीच में बल लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये बनेगा। ये चिमटा होता है, तो यहाँ पर देखिए आलम्ब होता है, ये बीच में हम बल लगाते हैं, यहाँ से हम रोटी को या भार को पकड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके दिमाग में ये चिमटा बना हुआ है तो आपका एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। तो भोजन के लिए क्या क्या जरूरी उपयोगी चीजें होती हैं, क्योंकि बार बार संतुलित आहार पूछा है एग्जाम में। तो संतुलित आहार क्या होता है आपको अच्छे से पता है, जिस आहार में हमें सभी पोषक तत्व मिले, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जड़, ये सभी चीजें हमें एक निश्चित मात्रा में मिले, तो वही क्या होगा, हमारा संतुलित आहार होगा या संतुलित पोषण होगा। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। भोजन के विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर को पोषण, निर्माण, वृद्धि और रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देखिए ये मुख्यतः ऊर्जा देते हैं। सभी मीठे पदार्थों जैसे कि मीठे फल, गन्ना, चावल, आलू, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फिर यहाँ पर देखिए प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए आवश्यक है? शरीर की वृद्धि में सहायक है। प्रोटीन के यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन, दो प्रकार के होते हैं प्रोटीन। फिर विटामिन के बारे में भी, विटामिन के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील आप कैसे याद रखिएगा। फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक गिलास में पानी लीजिए और इसमें एक छोटा सा कीड़ा डाल दीजिए। अब अगर आप कीड़ा डालोगे, अगर आपने कीड़ा डाला है तो क्या ये पानी में घुल जाएगा? कीड़ा नहीं घुलेगा ना। तो विटामिन के, ई, डी, ए ये पानी में नहीं घुलेंगे, और विटामिन बी और सी ये पानी में घुल जाएंगे डालते ही। बस आपको इतना याद रखना है। इतना याद रखोगे आप तो एग्जाम में भूलेगा नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और ये लोग जल में नहीं घुलनशील हैं, लेकिन ये लोग वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। बस ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगी तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब विटामिनों के रासायनिक नाम, ये बार बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आप ट्रिक के माध्यम से रक्त, एक टॉफी, इस तरीके से ट्रिक अगर आपको याद है ये, तो आपके रासायनिक नाम कभी एग्जाम में ए पूछा है बार बार, डी पूछा है, सी पूछा है, ई भी पूछा है। तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आए कोई भी मिस ना करके आए, सभी को करके आए। तो रथ, एक टॉफी, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी, इसके बाद ट से टोकोफेरॉल, फ से फिलोक्विनोन। तो इस तरीके से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सभी का नाम आपको याद हो जाएगा आसानी से। इसके बाद विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन ए के स्रोत, विटामिन बी के स्रोत, सी के, डी के, ई के और के, सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद तो देखिए विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है।
तो अच्छे से अगर आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ट्रिक भी मैंने बनाया है, रवि सारे लोग वहां पर थक के बैठे हैं। ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा ना तो गलत नहीं होगा। इसके बाद संतुलित आहार, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार लेने से प्रतिदिन कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। संतुलित आहार की प्राप्ति न हो पाने पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः हम सभी को सही एवं संतुलित भोजन लेना चाहिए। अब यहाँ पर दूध क्या है? दूध एक संपूर्ण आहार है, संपूर्ण तरल आहार है। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तरल पदार्थ जो संपूर्ण आहार है, तो कौन सा? दूध। और माँ का दूध शिशु के सर्वोत्तम आहार के रूप में माना गया है। पाश्चुरीकरण क्या है ये भी आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। बीमारियों से बचाव, खाने से पूर्व हाथों को धोना, प्रतिदिन की दिनचर्या में अच्छी आदतों का होना जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्यावरण विश्राम आदि, तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु, परमाणु की संरचना, ये सभी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताया है। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की संरचना क्या है? तो परमाणु की संरचना में आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के ही परमाणु की संरचना होती है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, समस्थानिक किसे कहते हैं और संभारिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो किंतु परमाणु संख्या समान हो वे समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, सामान्य हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्रोटियम या ट्रिटियम। तो यहाँ पर आप देखिए परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है। संभारिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं संभारिक तत्व कहलाते हैं। जैसे कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही संभारिक हैं। इनका परमाणु भार 40 है किंतु इनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है? 18, 19 और 20 है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, बस इतना अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपका एग्जाम में गलत नहीं हो। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब हमारे पास पड़ोस में होने वाले जो परिवर्तन है, दैनिक जीवन में होने वाले जो परिवर्तन है, इनमें मंद परिवर्तन होते हैं, तीव्र परिवर्तन होते हैं। तो मंद परिवर्तन में दूध से दही का बनना, नाखूनों का बढ़ना, बच्चों का बड़ा होना। और तीव्र परिवर्तन क्या है? गुब्बारे का फूट जाना अचानक से, रसोई गैस का जलना, माचिस की तीली का जलना आदि। नियमित परिवर्तन में दोस्तों देखिए रात और दिन, चंद्रमा का आकार बदलना, हृदय का धड़कना, ऋतुओं का बदलना, ये सब नियमित होते हैं। अनियमित में क्या होता है? कभी कभी अचानक आंधी आ गया, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, ये सभी क्या है? अनियमित परिवर्तन जो कभी कभी होते हैं, जिनका कोई नियम नहीं होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि जल का बर्फ में बनना, बर्फ को फिर आप रख दोगे बाहर तो फिर वो बर्फ किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। फिर बर्फ को आप गर्म भी कर दोगे तो फिर वो जल में बदल जाएगा, पानी में। इसके बाद अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दूध से दही एक बार बन गया, जमा दिया आपने, तो फिर आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं ना। इसी प्रकार कागज है, एक बार आपने इसको जला दिया तो ये राख बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस राख और कार्बन डाइऑक्साइड से आप कभी भी कागज वापस नहीं बना सकते हैं। और ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझना है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इसमें यहाँ पर देखिए ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि पदार्थ की आकृति हो सकता है बदल जाए, वो जैसा दिखता था वैसा ना दिखे, लेकिन जो उसके मूल तत्व हैं, उसकी जिस चीज से वो बना है वो चीज नहीं बदलेगी। जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ तो पिघल गया लेकिन फिर उसको अगर आप जमने को रख दोगे फिर वो बर्फ बन जाएगा। मोम का घी का पिघलना,
पिघल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको टेम्परेचर कम करोगे तो फिर जम जाएगा। तो अब उसके तत्व नहीं कहीं जा रहे हैं, जो उसका मेन चीज, जो उसका गुण है वो कहीं नहीं जा रहा है। लोहे की छड़ का गर्म होना, लोहे की छड़ गर्म हुई उसके बाद फिर वो ठंडी हो जाएगी। नमक या चीनी का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, कांच के टूटने के बाद भी जो उसके पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों में टूटेगा, लेकिन वो रहेगा तो कांच ही। बल्ब का जलना, आप फिर बुझा दोगे फिर बल्ब वैसे का वैसा ही आपको मिलेगा। पदार्थ का चूर्ण बनाना, जैसे कि आपने कोयले का चूर्ण बना दिया छोटा छोटा, तो वो रहेगा तो कोयला ही। कोयले को पीस कर पाउडर बनाना, लेकिन उसके जो पदार्थ का गुण है कोयला, वो तो उसके अंदर रहेगा ही। बादलों का बनना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बने हुए पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि दूध का जमना, दूध से दही बन गया, दही से दूध आप नहीं बना सकते, ये होगा रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ का जलना, एक बार कागज को आपने जला दिया तो फिर जलने के बाद जो राख है उससे आप वापस कागज नहीं बना सकते हो, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पचना, लोहे की कील पर जंग लगना, दूध का फटना, लकड़ी और कागज का जलना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब प्राकृतिक परिवर्तन क्या होते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन में देखिए, प्रकृति में स्वतः होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा का आना, आंधी तूफान, सूखा, बाढ़ का आना, पर्वतों पर बर्फ का जमना, ये सभी प्राकृतिक परिवर्तन है। प्राकृतिक, इसमें आप आंधी तूफान, बाढ़ को प्राकृतिक आपदा भी कह सकते हो, ज्वालामुखी, भूकंप को, ये सभी प्राकृतिक परिवर्तन है, इस पर मनुष्य का कोई जोर नहीं है। इसके बाद कृत्रिम परिवर्तन क्या होते हैं? मनुष्य द्वारा किए गए नए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मिट्टी से हम क्या बना देते हैं? ईंट बना देते हैं, ये कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। पत्थरों से सामान, लकड़ी से कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा, दूध से दही, घी, पनीर, मक्खन, क्रीम बनाना आदि, क्या है? कृत्रिम परिवर्तन है। अब नियंत्रित परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कि चलती हुई गाड़ी को धीमा होना, चलती हुई गाड़ी का क्या हो जाना? धीमा हो जाना, अथवा तेज करना, रोकना, जलती हुई आग का धीमा अथवा तेज करना, ये क्या है? नियंत्रित परिवर्तन है। अब अनियंत्रित परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है वो अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कि समुद्र में लहरों का उठना, तूफान का आना, बादलों का आना, रात दिन का होना आदि। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके साइंस विषय में मैंने जितना नोट्स बनवाया था आप लोगों को सभी यहाँ पर एक ही वीडियो में सबको मैंने समझा दिया। अब इसका अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पर आपको साइड में आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और सभी विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और द्वितीय पेपर आपका जो सेकंड पेपर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इन दोनों को ही मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक ही वीडियो अगर आपने देख लिया है अच्छे से, इन दोनों का मैंने 2 वीडियो बनाया है अलग अलग दोनों विषयों का, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस दोहरा उठेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो प्लीज आप लोग उन वीडियोस को देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। और आप ऐसे ही चैनल से बने रहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। आपके लाइक और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आपके सभी विषयों को मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगी और सभी का बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। बस केवल और केवल आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ सके, आपके कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब जुड़ सके और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हम पहुंच सके और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा
और आप लोगों को तैयारी में मदद मिल रही है या फिर नहीं, इससे ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।